वेलकम बैक इन एपिसोड 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं नीलमत पुराण। नीलमत पुराण में जो सीरीज़ दी हुई है राजाओं का, जो एक क्रोनोलॉजी दी हुई है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ से आगे इसको हम हिस्ट्री और थोड़ा सा किसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन और कल्चर दोनों मिक्स चलेगा। सो फर्स्ट नॉन किंग ऑफ कश्मीर वाज गोनंदा वन। अब आप इसका देख लीजिए कब है, 3238 से 3188 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 3000 साल पहले क्राइस्ट से। ये जो कॉमन एरा थी हमारी, उससे पहले था। तो उसका पुत्र था दामोदर, जो उनके बाद राजा बनता है। और दामोदर की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए, 6 महीने या 1 साल के लिए, उनकी जो विधवा वाइफ है, दामोदर की जो बीवी थी, ये गोनंद का बेटा था दामोदर, गोनंद का सन था दामोदर, और दामोदर की बीवी थी यशोमती। यशोमती कुछ देर के लिए रूल करती है आफ्टर द डेथ एंड डिमाइस ऑफ दामोदर वन। और यशोमती के बाद उनका बेटा गोनंद टू, इनको राजा बनाया जाता है। और उसके बाद जो परीक्षित हैं वो गोनंद को हरा करके यहाँ से पांडव डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक सीरीज चलेगी। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद गोनंद वन। गोनंद की कहानी क्या है कि गोनंद जो था, ही वॉज अ रिलेटिव ऑफ जरासंध। मगध का राजा हुआ करता। महाभारत यदि आपने पढ़ा हो या सुना हो तो मगध में जो राजा था जरासंध, उसका ये रिश्तेदार था गोनंद। तो कंस जो थे, कंस सभी जानते हैं ना, कृष्ण लीला के बारे में जानते हैं। कंस जो थे वो मथुरा के रूलर थे, और उन्होंने जरासंध का बहुत ज़्यादा विश्वास जीता था, क्योंकि कंस वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन, काफ़ी दमदार किस्म का राजा था। तो इसकी वजह से जरासंध का जो है अटेंशन गेन किया था कंस ने, और खुश होकर के जरासंध ने कंस को अपना दामाद बना लिया। जरासंध ने उनको अपना दामाद बना लिया, सन इन लॉ। अपनी बेटियां जो हैं वो उनको शादी में ऑफर की, और कंस की शादी उन दोनों बेटियों से हो जाती है। तो इस तरह से कंस जो हैं वो जरासंध के दामाद हुए। तो भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार डाला, क्योंकि वो एक डिवाइन प्रोफेसी थी, व्हेन ही किल्ड कंसा, तो ऑब्वियसली जो उनकी बेटियां थी जरासंध की, वो विधवा हो गई। तो जरासंध को बहुत गुस्सा आया, और जरासंध ने क्या किया, एक वो प्रतिज्ञा की कि अब मैं जाके कृष्ण का वध करूंगा और अपने दामाद कंस का क्या लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जरासंध और भगवान कृष्ण भी क्या थे, रिश्तेदार हुए, क्योंकि कंस जो थे वो भगवान कृष्ण के मामा थे, और उनका मामा का जो ससुर है वो है जरासंध। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए, ये से हमारे रीजनिंग में एक सवाल आता है ना, वो ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में आप करके कमेंट में डालिएगा, मैं देखता हूँ कितने सही बताते हैं कि कृष्ण का जरासंध से क्या रिश्ता था। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड वी विल चेक कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। तो ये क्रोनोलॉजी ऑलमोस्ट आपको समझ आएगी होगी कि जरासंध है, जरासंध का दामाद जो है, जो दामाद है वो कंस है, और कंस को मारा है कृष्ण ने कंस को मारा है। और यहाँ पे कौन आते हैं, दामोदर, यस इट्स गोनंद, आई एम सॉरी इट्स गोनंद, जो कि जरासंध के मित्र हैं, मित्र, हिज फ्रेंड। तो ये थोड़ा सा सीरीज से आप समझ लो, ये फ्लो चार्ट से, कि गोनंद और जरासंध जो है वो मित्र हैं, कंस जो हैं जरासंध के दामाद हैं, और कृष्ण भगवान जो हैं जरासंध के भांजे हैं। तो जब जरासंध ने अटैक किया मथुरा को अपना प्रतिशोध लेने के लिए, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं कृष्ण को मार के उसका वध करके इसका प्रतिशोध लूंगा, तो जरासंध के हमले में 23 अक्षुणी सेना, बहुत बड़ी सेना मानी जाती है, 23 अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा पे हमला किया जरासंध ने। लेकिन कृष्ण और बलराम ने काफ़ी आसानी से इस 13 अक्षुणी सेना का वध कर दिया, सफाया कर दिया। और इसी जंग में, इसी युद्ध में गोनंद वन, जो कश्मीर का पहला नॉन रूलर है, ही वाज किल्ड। उसकी सेना लेकर के वो जरासंध के लिए लड़ने आया था, क्योंकि जरासंध, मैंने आपको बताया क्या था, जरासंध एंड गोनंद वर फ्रेंड्स। तो गोनंद अपनी फौजें लेकर के कश्मीर से, देखो कहाँ आया, मथुरा, इंडिया में। इट शोज कि कश्मीर का जो ओवरऑल कल्चर है वो कहीं ना कहीं इंडिक सेंट्रिक है, इंडिया सेंट्रिक माना जाता है। ये बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स आपको मिलती जाएंगी इसमें। तो गोनंद जो हैं वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। अब जब गोनंद मारे जाएंगे तो उनके जो पुत्र थे दामोदर, जैसा मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में बताया था कि गोनंद के बेटे का नाम था दामोदर। ये दामोदर जो हैं वो ऑब्वियसली पिता की मृत्यु के बाद बेटा ही राज करेगा, यही तो होता था मोनार्कीज में ना। तो मोनार्की में जो है अब दामोदर वन जो है उनका रूल शुरू होता है। और
अनफॉर्चुनेटली दामोदर को भी वही एक प्रतिशोध था कि कृष्ण ने मेरे पिता का वध किया तो मैं कृष्ण से बदला लूँगा, और अल्टीमेटली ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण भगवान ने दामोदर का भी वध कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण समझ चुके थे कि इसको हमें ख़त्म करना होगा, दिस राइवलरी कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। सो उन्होंने क्या किया, एनेक्स नहीं किया, ही डिड नॉट वेंट एंड कश्मीर को अपने अंदर ले लो, नहीं, उन्होंने दामोदर की बीवी जो यशोमती थी, यशोवती, उसी को वहाँ का रूलर राजा बना दिया। और यशोमती ने अप्रोप्रिएट टाइम आने पे अपने बेटे गोनंद टू को वहाँ का किंग रीजेंट बना दिया। क्योंकि वो छोटा था तो भगवान कृष्ण ने उनकी जो माता थी उनको वहाँ की रानी रूलर बनाया, और उन्होंने माता ने अपने बेटे गोनंद टू को वहाँ पे रूल करने का मौका दिया। तो गोनंद टू जो है, अब परीक्षित महाराज इनका एक बैटल में इनका संहार करते हैं, इनको मारते हैं। हु इज परीक्षित नो? इफ़ यू नो महाभारता वेल यू विल रियलाइज कि परीक्षित जो थे वो ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन थे, अर्जुन के पौत्र थे, पौत्र। तो परीक्षित महाराज गोनंद का वध करते हैं, मतलब अब राजा है ना, राजा आपस में लड़ रहे हैं दोनों किंगडम और उसके लिए, तो उस किलिंग में परीक्षित महाराज जो हैं वो इसको गोनंद द्वितीय सेकंड को मार देते हैं। तो गोनंद टू हैड नो हेयर एट द टाइम ऑफ डेथ, गोनंद टू का कोई भी बेटा नहीं था मृत्यु के समय, इसलिए परीक्षित महाराज ने जो किंगडम थी कश्मीर की उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी ही एम्पायर में, और हरन देव नाम के राजा हुए, हरन देव नाम के, उनको क्या कर दिया, वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया। हरन देव वहाँ के एक तरह से गवर्नर टाइप बन गए, जो कि अंडर परीक्षित महाराज ही थे। परीक्षित जो थे वो रूल करते थे, हरन देव उनके गवर्नर टाइप हो गए। तो महाराज और राजा, तो यहां से हरन देव जो है पांडव डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं कश्मीर में। तो क्या स्टार्ट होगी यहां से? पांडव डायनेस्टी, जब पांडवों का रूल कश्मीर में शुरू होता है। तो टाइमलाइन आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये गोनंद डायनेस्टी के बाद पांडव डायनेस्टी रूल करती है। फिर ये कुछ राजाओं के नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है ये राजाओं की, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आपको बताना जरूरी है नाम, तो इनको पॉज करके आप सारे नाम को देख लें। हरण देव के बाद रामदेव, व्यासदेव, द्रोणदेव, सिंहदेव, गोपाल देव, विजयानंद, सुखदेव, रामनंदा, संधिमान, मराहन देव, कामन देव, चंद्रदेव, आनंददेव, द्रुपद देव। अब बहुत सारे नाम है यार, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इन नाम को पॉज करके देख लेना, सुन लेना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट ये नाम नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट किंग्स माने जाते हैं, इनकी रेंज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। तो वी विल मूव ऑन। सबसे बड़ा जो राजा उसके बाद आता है इस डायनेस्टी के बाद, 47 राजाओं के बाद, ही इज़ अशोका। अशोका 273 to 232 बिफोर कॉमन एरा। तो ऐसा है कि इसके ऊपर थोड़ा डिस्प्यूट है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो अशोक है ये वहाँ का लोकल रूलर था, क्योंकि कलहन ने जो इसके बारे में लिखा है वो भी यही कहता है कि ही इज़ समबडी हु इज़ अ लोकल रूलर, वहाँ का कोई आम जो रूलर था वो है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी अकाउंट्स हैं हिस्ट्री में जो बताते हैं कि ये वही अशोक है जो मौर्यन डायनेस्टी का राजा था, मौर्यन किंग अशोक ये वही है। तो देखते हैं, हम आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट। अब इस पर अपने डिस्प्यूट है, इट इज स्टिल डिस्प्यूटेड, और हिस्टोरियंस जो हैं अपने अपने तर्कों के साथ, अपने अपने फैक्ट्स और एविडेंसेस के साथ आकर के ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं ये जो अशोका जो कलहन ने मेंशन किया ये कौन सा अशोका था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस अशोका के टाइम पे बुद्धिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली कश्मीर में फैलने लगा। तो ये आर्ग्यूमेंट को वेटेज प्रोवाइड करता है कि ये मगधन अशोका मौर्यन अशोका ही था, मौर्यन अशोका, क्योंकि मौर्यन अशोका ने कलिंग की वार के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, और उसने पूरे देश में ही नहीं अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर के क्या किया था, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड की थी। तो ऑब्वियसली कश्मीर में उस टाइम पे जो बहुत सारे स्तूपास, विहारास, चैत्यास जो हैं वो बनते हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद ये अशोका मौर्यन अशोका ही होगा। ड्यूरिंग अशोका's टाइम विहारास एंड स्तूपास एट सुस्कलेत्रा एंड वितस्तत्रा केम अप, फाउंडेशन ऑफ श्रीनगरी, याद रखिएगा ये दो, श्रीनगरी द ओल्ड कैपिटल वाज सेटअप, कि सबसे पहले श्रीनगरी नाम का जो शहर था उसकी जो फाउंडेशन थी वो यहाँ पे अशोका ने रखी है। तो क्या करता है, वहाँ पे एक शैव श्राइन बनाता है, और अशोक वरा टेम्पल्स एट विजय विहारा। ये जो विजय विहारा है ना, इसको बीज विहारा के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में कश्मीर में विजय विहारा को बीज विहारा कहा जाता है। यहाँ पे एक शिव मंदिर जो है अशोका स्थापित करते हैं। ये जना बताना ज़रूरी क्यों है शिव मंदिर के लिए, ये बताना है क्योंकि ऑल दो अशोका वाज अ बुद्धिस्ट, ही वॉज बॉर्न एज अ हिंदू, बट द सो कॉल्ड हिंदू वी नोन सनातनी, वो एक ब्राह्मणिकल कल्चर को मानने वाला था, बट व्हेन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, उसके मन में किसी धर्म के प्रति क्या था,
गुस्सा नहीं था, क्रोध नहीं था। यही एक अच्छे राजा की निशानी होती है। वो जो फेथ होता है ना, जो हमारा फेथ होता है, जो हमारा पंथ होता है, वो उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उसके लिए सारी प्रजा जो है वो एक समान होती है। यही तो राजधर्म है ना, राजा के लिए प्रजा एक समान होगी। ये बताना चाहता हूँ कि ऑल दो बुद्धिस्ट है, लेकिन फिर भी भगवान शिव के मंदिरों की स्थापना कर रहा है बीज बिहारा में। ये बताता है कि वो अपनी प्रजा के सुख के लिए, उनके बोलते हैं जिसको कि उनके धर्म में, उनके पंथ में वो अग्रसर हों, स्पिरिचुअलिटी को गेन करें। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, ये उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए राजा थोड़े एफर्ट्स कर रहा है। फिर अशोका का बेटा आता है जालूका। जालूका द सन ऑफ अशोका बिकेम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। एंड बिकॉज अशोका के बाद आपको पता ही है कि मौर्यन एम्पायर धीरे 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 डिसइंटीग्रेट और डिक्लाइन कर गई थी। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि अशोका की जो एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट क्यों होती है, क्योंकि अशोका की हैवी हैंडेडनेस थी। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो उसने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया बुद्धिज़्म को ओवर एंड अबव द हिंदुइज्म, सो उसका भी एक रिएक्शन था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द किंग्स जिन्होंने अशोका के बाद इंडिया में रूल किया, देवर फ्रॉम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, लाइक देवर वैष्णव्स, देवर शैवाइट्स। तो इस वजह से भी ये माना जाता है कि उसका कुछ एक तरह का बायस भी हुआ होगा अशोका का, जिसकी वजह से जो हिंदू कम्युनिटी ब्राह्मण्स थे वो शायद उसके खिलाफ रिवोल्ट कर गए होंगे। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को मैं ज़्यादा वेटेज नहीं देता। आई डोंट अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। ये जो बुद्धिज़्म वर्सेस हिंदुइज्म की जो डिबेट है ना, ये मुझे लगता है थोड़ी सी मनगढ़ंत है। इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। बेसिकली एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। कैन यू इमेजिन, कश्मीर को छोड़ो आप, अफगानिस्तान से शुरू करो, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, साउथ तक, तमिलनाडु तक, तमिलनाडु नहीं, इवन श्रीलंका पे भी उसका कुछ ना कुछ कंट्रोल रहा है। वहाँ तक इतनी बड़ा रूल, ना मोबाइल फ़ोन, ना एयरप्लेन्स, ना रेलवेज, ना बसेस, ना कोई कम्युनिकेशन है भाई आपका। कैसे मैनेज करोगे इतनी बड़ी एम्पायर? हाउ विल यू मैनेज? एक ना एक दिन तो ये डेफिनेटली क्रैकडाउन होना ही था, टूटना ही था, ये एम्पायर ने गिरना ही था। इतनी बड़ी फौज, अशोका की फौज इतनी बड़ी फौज थी कि माना जाता है कि हिस्ट्री में अब तक की सबसे लार्जेस्ट आर्मी जो थी वो अशोका ने रखी थी। तो इतनी बड़ी फौज कैसे वो वहाँ पे हैंडल करता? इसकी वजह से, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से, और उसका जो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था अशोका का, जो रूल, जो उसकी एम्पायर थी वो बहुत बड़ी थी। तो एक ना एक दिन वो टूटनी ही थी। इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर जो हैं हिस्ट्री में आप देख लो, बाइजेंटाइन एम्पायर हो, रोमन एम्पायर हो, ग्रीक एम्पायर हो, इवन चाइनीज एम्पायर हो, या आप सोवियत यूनियन को मान लो, रिसेंट जो बहुत बड़ी एम्पायर मानी जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब आप कंपेयर कर लो आज के कम्युनिकेशंस और जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उसको अशोका के समय से, आपको समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी फीट थी एक अशोका की, कि इतनी बड़ी एम्पायर उसने अपने अंडर ली थी उस समय में, जब ना सड़कें थी, ना जहाज थे, ना टेलीफोन था, कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूरे देश पे रूल करता था। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ? जालूका कश्मीर का इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। वो मगध से अपने आप को डिटैच करके कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट फिefdom, एक मोनार्की के रूप में चलाता है। और ये वो टाइम है जिसके लिए कहा जाता है कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदुइज्म का रिवाइवल हो रहा था। तो कश्मीर भी उसे अछूता नहीं रहा, उसमें भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ। हिंदुइज्म का रिवाइवल डजंट मीन कि बुद्धिज्म का परसिक्यूशन, जैसा कि हमें हिस्टोरियंस दिखाते हैं, बट एक प्रोमिनेंट रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म बनता चला गया। अकॉर्डिंग टू कनिंगम, ये एक हिस्टोरियन, द टेम्पल ऑफ शंकराचार्य वाज बिल्ट बाय जालूका। शंकराचार्य का जो टेम्पल है, जो कि मैंने इस सीरीज के उसमें थंबनेल में भी यूज किया है, शंकराचार्य का जो टेम्पल है उसको किसने बनाया था? किसने बनाया था? जालूका ने। लेकिन हमारे पास ऐसे आर्किटेक्चरल एविडेंस नहीं है। जो हमारे पास आर्किटेक्चर है शंकराचार्य का, वो बोलता है कि ये काफ़ी लेटर हाफ में ये टेम्पल बना होगा। लेकिन हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि शायद जालूका ने वो मंदिर वहाँ पे बनाया होगा, जो किसी कारणवश, बोलता है ना, ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन एंड डिफरेंट थिंग्स, वो डिमोलिश हो गया होगा, पुराना हो गया होगा। तो लेटर हाफ में किसी दूसरे राजा ने ये आज का जो मंदिर है वो बनाया होगा। तो ये जालूका की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाती है कश्मीर के लिए। तो अशोका टू जालूका, यू अंडरस्टैंड नाउ। अब इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों बाप बेटा थे। तो इंडिपेंडेंटली जालूका जो है इंडिपेंडेंट रूल करने लगा बिकॉज ऑफ उसकी डिसइंटीग्रेशन, अशोकन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन की वजह से। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा राजा आता है वो है कनिष्क। कनिष्क किस उसको बिलोंग करता था डायनेस्टी को? तो कुषाण रूलर्स थे। अब आपको पता होगा कि जब हमारे देश में मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इंडिया में कौन कौन रूल कर रहा था? वो राष्ट्रकूटास थे शायद, इफ आई एम रॉन्ग, सतवाहन्स, शुंगास एंड कानवाज।
सतवाहन, शुंगाज और कानवाज, ये 3 रूलर जो थे मेजरली पूरे इंडिया में रूल करते थे। और इनके रूल के बाद इंडो ग्रीक्स का एडवेंट होता है देश में। जो सेंट्रल एशिया से इंडो ग्रीक्स आए थे वो इंडिया में आते हैं कश्मीर से होते हुए। इंडो ग्रीक्स में कुशान्स थे, शाक्स थे और पार्थियंस थे। ये आप एंशिएंट हिस्ट्री प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, तभी आपको ये नाम नहीं याद है क्योंकि बड़े आसान नाम है। तो उसमें से जो कुशान रूलर थे, इनके एक बहुत आपको ट्रेडमार्क बताता हूँ। इनका ट्रेडमार्क क्या था? इन्होंने सबसे पहले देश में क्या किया था, कोई बता सकता है? कुशान रूलर्स का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमें याद है वो है कॉइन्स। कॉइन्स जो थे ना, कॉइन्स, कौन से कॉइन्स? गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे, बड़े हाई ग्रेड, हाई क्वालिटी जो वो है वो इन्होंने इशू किए थे कुशान्स ने। और इसके लिए एक अच्छी बात बताता हूँ, ये वो कॉइन्स इशू करते थे जो ट्रेस किए जाते थे राजा पे, मतलब उस पे किंग का नेम होता था। किंग का क्या होता था? नेम होता था, नेम ऑफ द किंग। इवन कभी कभी ना ये पिक्चर और साल भी लगाते थे, कि पिक्चर भी लगाते थे किंग की और ईयर ऑफ इशुएंस वो भी लिखते थे। तो इस तरह से आप आसानी से समझ जाते थे कि ये किस राजा ने सिक्का इशू किया। तो आज की डेट में हमारे पास ये हिस्टोरिकल एविडेंस है ये जानने के लिए कि किस टाइम पे कौन राजा रूल करता था, कि यही तो है सबूत हमारे पास। तो कनिष्क जो था, इसके बारे में थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। कनिष्क सेंट्रल एशिया से आया था। तो कनिष्क ने इंडिया में आकर के इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया, बिकॉज दे वर वेरी सुपीरियर फाइटिंग फोर्स थे, उनको घोड़े वोड़े चलाना आते थे। तो ये सब टेक्नोलॉजी उनके पास अच्छी थी, बट ये था कि कल्चरली दे वर बैकवर्ड एंड व्हेन दे केम टू इंडिया। और ये मान के चलो आपकी इंडियन कल्चर वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड इन दोज टाइम्स। इवन नाउ आई थिंक आवर कल्चर इज़ वेरी रिफाइंड, बट ये ठीक है, कॉलोनियल हैंगओवर है, हमें चाटने की आदत है। अंग्रेज जब तक अप्रूव ना करें, हमें सर्टिफिकेट ना दें, तब तक हमें चैन नहीं आता। लेकिन आज भी हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। यदि हम इसके बारे में जानकारी हासिल करें तो आपको ये एहसास ज़रूर होगा। तो कनिष्क को ये चीज़ समझ आई, तो उसने क्या किया, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। तो हिज कैपिटल वाज पेशावर। पेशावर उसकी कैपिटल। बेसिकली जो ये रूलर्स थे, कुशान रूलर्स थे, इनकी 4 कैपिटल हुआ करती थी। शाक्स के भी मल्टीपल कैपिटल्स थी, तो इनकी मेजर कैपिटल थी जो थी पेशावर थी। तो इनके बारे में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लाइन लिखी है, कल हना इनके लिए बोलता था, कॉल्ड देम तुरुक्षकाज, यानी कि टर्क्स। वो उनको टर्क कहता था, क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए थे। तो लेटर टर्क किंग्स ऑफ गांधार क्लेम कनिष्क एज देयर एंसेस्टर। जो गांधार के बाद के रूलर आए, टर्क रूलर्स, उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि हम भी कनिष्क के ही वंशज हैं। बुद्धिज्म रीच्ड इट्स पीक इन कश्मीर, बिकॉज कनिष्क जो था उसके टाइम पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया था। और इसी वजह से आपको याद होगा बामियान अफ़गानिस्तान में जो मूर्तियाँ थी वो भी शायद इसी टाइम पे वहाँ पे बनना शुरू होती हैं। अफ़गानिस्तान में बामियान तोड़ दी थी ना तालिबान के जो मराडर्स थे। तो इन लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि हमारा प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है। जब तक हम अपने पास्ट में वो नहीं ना करते, विश्वास नहीं रखते, उसको उसमें प्राइड नहीं लेते, तब तक हम वर्थलेस है हमारा जीवन। तो ये तालिबानी वही है कि ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी जो भी हो, देवबंदी आइडियोलॉजी के ये लोग होते हैं, ये इन्होंने जो भी किया, बट इतना धिक्कार है इन लोगों के ऊपर कि इनको वो मूर्तियाँ जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, एक हेरिटेज है यार हमारी, इट इज़ अ हेरिटेज, ये हमारे साउथ एशिया की एक हेरिटेज थी, उसको उड़ा दिया। तो वो जो बामियान की जो मूर्तियाँ थी वो इनके ही टाइम पे, इंडो ग्रीक्स और जो कुशान्स जो थे, इनके ही टाइम पे वहाँ पे बनाई गई थी। तो इससे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कनिष्का की क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, आपने उनके बारे में भी जानकारी रखनी हो चाहिए। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई थी, फर्स्ट कहाँ हुई थी, किसने करवाई थी, सेकंड कहाँ हुई थी, किसने करवाई थी, थर्ड और फोर्थ तो आपको पता। थर्ड शायद अशोका ने सेकंड कराई थी, ये काल अशोका ने कराई थी एक थर्ड, और वैशाली में हुई थी एक, शायद से पाटलिपुत्र में हुई थी, तीसरी मुझे याद नहीं आ रही, और चौथी ये जो है वो कश्मीर में हुई है। तो कश्मीर में कहाँ हुई थी ये, कश्मीर में ये हुई थी कुंडलवन, टुडेज हारवन जो रीजन है, कुंडलवन नाम की जगह, साउथ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में जगह है जहाँ पे ये हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पे सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आके बैठते थे और बैठ करके जो भी डिस्प्यूट्स वो हैं उनको रिजॉल्व किया करते थे। तो ये है कंट्रीब्यूशन कनिष्क की कश्मीर रूल की। तो कश्मीर इस टाइम पे क्या था, जो बुद्धिज़्म का जो मैप है उसके सेंटर में था, सेंटर में। समझ रहे हो बुद्धिज़्म कहाँ तक है, जापान से लेकर के, चाइना से लेकर के पूरे साउथ एशिया में बुद्धिज़्म उस टाइम तक सेंट्रल एशिया तक था, फैला हुआ था। तो कश्मीर वाज द सेंटर ऑफ दैट ऑल। सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि कश्मीर का इतना ग्लोरियस पास्ट भी है।
तो यहीं पे जो नागार्जुन, जिसको नागसेन के नाम से जाना जाता है, इट्स अ वेरी वेरी मतलब बोलते हैं ना प्रोमिनेंट फिलोसोफर, इंडिया के बहुत बड़े फिलोसोफर में से एक रहे हैं नागार्जुन, नागसेन के नाम से भी इनको कहा जाता है। तो मिलिंद जो किंग मेनेंडर थे, उनके साथ इनकी कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। तो कनिष्क के बारे में हमें और भी कोलैबोरेट करते हैं ना अलग अलग सोर्सेज। तो हुन सांग जो है वो चाइनीज़ यहाँ पे आया था, फाउंड लोकल ट्रेडिशंस रिगार्डिंग कनिष्का फुली अलाइव इन द कंट्री ड्यूरिंग हिज विजिट टू नागार्जुन इन कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का। जिसका हैज़ नॉट बीन, मतलब ऐसा है कि ये काफ़ी बाद में आया। देखो हुन सांग का जो टाइम है ये है कनिष्का का टाइम, ये है हुन सांग का टाइम। हुन सांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, तो हर्षवर्धन के टाइम पे यहाँ पे करकोटा डायनेस्टी रूल करती थी। ऐसा है, ये आपको टाइमलाइन क्लियर कर रहा हूँ, याद रखिएगा। हुन सांग जिस टाइम पे आया था उस टाइम पे यहाँ पे रूल करने वाले थे करकोटा डायनेस्टी, और इंडिया में थे हर्षवर्धन याद है ना, कन्नौज वाला हर्षवर्धन, हाँ वो रूल कर रहा था इंडिया में। तो हुन सांग का भी एक रिकॉर्ड है, वो बोलता है कि वहाँ पे आकर के उसने देखा कि हमारे कश्मीर के अंदर अभी भी कनिष्क के जो ट्रेडिशंस थे, जो उसकी बनाई हुई बिल्डिंग्स थी, जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया था कश्मीर के डेवलपमेंट में, वो आज तक क्या था, जिंदा था, अलाइव था। उसने 2 राजाओं के और नाम लिए हैं, हुस्का और जुस्का, ये 2 नाम थे, जुस्का और हुस्का। इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, पता नहीं ये कौन से हैं, लेकिन कुछ नाम हिस्टोरियंस ने निकाले हैं कि हाँ ये वो राजा हो सकते हैं, कनिष्क के ही सब्सिक्वेंट जो बाद वाले राजा थे उनके नाम पे। इनके नाम पे कुछ शहर बने थे। फाउंडिंग ऑफ द टाउन्स ऑफ कनिष्कपुरा और हुस्कपुरा एंड जुस्कपुरा, ये 3 टाउन जो थे रखे गए थे। आज के नाम इनके क्या हैं, कनिस्पोर, उस्कूरा एंड जुकूर, ये 3 जो एरियाज़ हैं कश्मीर में, जो कश्मीर के लोग होंगे लोकल वो समझ रहे होंगे, ये इन 3 राजाओं ने फाउंड किए थे इनके नाम पे। तो वशिष्का एंड हुविष्का आर मेंशन्ड एज सक्सेसर्स ऑफ कनिष्का। ये वशिष्का और ये हुविष्का, शायद हुविष्का को ही इन्होंने जो जुस्का का टर्म दिया है, और जो ये हुस्कपुरा है शायद हुविष्का के नाम पे है, और वशिष्का के नाम पे जुस्कपुरा है। मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ इसमें होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हिस्टोरियंस आर स्टिल डिवाइडेड, वो इस पे कोई क्या है कंसेंसस नहीं बन पा रहा। तो एंड ऑफ कुशान रूल, कनिष्का ऑफ गंदार अराइव्ड इन कश्मीर अबाउट 400 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा टू डिस्पोज ऑफ द कृत्या किंग्स। कृत्या वो होते हैं कि जो अपने कल्चर को छोड़ करके फॉलन, जिनको माना जाता है, यानी कि कृत्या वो राजा थे जो बुद्धिज्म को छोड़ करके वापस से अपने ओल्ड ट्रेडिशन में ट्रांसफर हो गए थे। तो उनको थोड़ा देवर फ्राउंड अपॉन बाय द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कि इन्होंने हमारा जो है पंथ को वापस से त्याग कर दिया। तो इन्हीं कृत्यास का जो रिवोल्ट है, क्योंकि कनिष्क जो थे वो क्या थे, वो पैट्रॉन थे ना बुद्धिज्म के, तो जो कृत्या किंग थे उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करके कनिष्क रूल को, जो कुशान रूल था, उसको खत्म कर दिया। कृत्याज अगेन गेन द पावर अकॉर्डिंग टू कोनो, ही इज एन हिस्टोरियन। तिब्बतन टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ किंग कनिका हु अराइव्ड फ्रॉम खोतान टू कंकर। तो ये कनिष्क के बारे में ही बात करें। कनिष्क में हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि कनिष्क ने यहाँ पे रूल किया था। तो टाइमलाइन फिर से देखते हैं। सबसे पहले गोनंद डायनेस्टी आ जाती है, गोनंद वन याद करो। तो उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेन अशोका, फिर आ जाता है जालूका, जालूका के बाद आता है कनिष्क, और कनिष्क के बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा वो जानने के लिए हम अगली वीडियो तक वेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।